योजक चिन्ह पढ़े थे ना हम लोग। योजक चिन्ह में जो अगला नियम होगा, सार्थक और निरर्थक हुआ था ना, कि जहाँ पर एक शब्द सार्थक हो और एक निरर्थक हो, वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, योजक का चिन्ह लगाते हैं। इससे उदाहरण में हमने आपको लिखा था कि जैसे पानी वानी, खाना वाना ना, इस तरीके से एक सार्थक होता है और उसके साथ एक शब्द निरर्थक लगा दिया जाता है। अगला नियम लिखिए। क्रिया की मूल धातु के साथ आए, मूल धातु के साथ, क्रिया के मूल धातु के साथ आए प्रेरणार्थक क्रियाओं के बीच में योजक का चिन्ह लगाया जाता है। योजक का चिन्ह लगाया जाता है। जैसे उड़ना, उड़ाना, उड़ना योजक का चिन्ह, फिर उड़ाना, चलना, चलाना, पीना, पिलाना, सोना, सुलाना, सोना, सुलाना। अगला सीखना, सिखाना, ये कौन सी क्रिया होती है? प्रेरणार्थक क्रिया, मालूम है? प्रेरणार्थक क्रिया हम लोग किसको कहते हैं? जब कर्ता कोई कार्य खुद ना करके किसी से करवाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया। अब जैसे चलना, तो आप खुद चलना है, हमने कहा ना चलना, चलाना। अभी एक तो आप खुद चलना, ये क्रिया हो गई, और कोई दूसरा चलवा रहा हो, ठीक है। अब चलाने के लिए क्या कह रहा है? आपको चलवाने के लिए आपको प्रेरणा दे रहा हो कि आप चलोगे तो ऐसे बन जाओगे, ठीक, और तेज चलोगे तो ये होगा। तो इस तरीके से वो आपको प्रेरित कर रहा है, प्रेरणा दे रहा है। अब प्रेरणा में कई चीज़ें हो सकती हैं। आपको डराया भी जा सकता है, लालच भी दिया जा सकता है, ठीक है, पुरस्कार भी दिया जा सकता है। तो वो डिपेंड करता है कि आप कैसे उस चीज़ को कर रहे हैं। तो इनका कहने का मतलब ये है कि जो क्रिया की मूल धातु होती है और उसके साथ आई हुई प्रेरणार्थक क्रियाओं के बीच में योजक का चिन्ह लगता है। प्रेरणार्थक क्रिया क्लियर हुआ कि कोई भी क्रिया कर्ता खुद ना करके जब किसी दूसरे से करवाता है, उसे हम लोग क्या करते हैं? प्रेरणार्थक। बस एक लाइन की परिभाषा है, उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी कि डरवश भी प्रेरणा मिलती है, पुरस्कार के लिए भी मिलती है, और मनोबल ऊंचा करने के लिए भी होता है, प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए भी प्रेरणा दी जाती है। तो उसमें बहुत सारे शब्द अपने आप आ जाएंगे, ठीक। अगला लिखिए, अगला नियम। दो प्रेरणार्थक क्रियाओं के बीच में, दो प्रेरणार्थक क्रियाओं के बीच में भी
योजक का चिन्ह लगता है। योजक का चिन्ह लगता है। जैसे डराना, डराना, डरवाना, मतलब डराना योजक का चिन्ह, डरवाना। जीतना, जितवाना। चलना, चलवाना। चलना, चलवाना। करना, करवाना इत्यादि। मतलब दो सटीक नियम आपको यही मिल गए, एक कि मूल धातु और प्रेरणार्थक क्रियाओं के बीच में, ठीक, योजक का चिन्ह लगता है। जैसे वहां पे हमने क्या लिखा, डरना और डराना। डरना जो है वो मूल धातु है, डरना जो है मूल धातु की से क्रिया से बना हुआ है, तो वो मूल धातु में आ गया। और डराना क्या हो गया, प्रेरणार्थक क्रिया हो गया। डरवाना क्या हो गया, वो भी प्रेरणार्थक क्रिया है। डराना और डरवाना दोनों प्रेरणार्थक क्रिया है। जैसे हम लोग प्रथमा, द्वितीय, तृतीय पढ़ते हैं ना, तो ये एक तो ये नियम हुआ। दूसरा नियम कह रहा है कि प्रेरणार्थक क्रियाओं के बीच में भी योजक का चिन्ह लगाया जाता है। डराना और डरवाना ये दोनों क्या है, दोनों प्रेरणार्थक क्रिया है। डरना, डराना, डरवाना ऐसे समझो आप, थोड़ा सा समझ बता दें आपको। जैसे एक हो गया डरना, एक हो गया डर। कैसे चल जाएंगे, डरना, डरवाना, ठीक है। ये तीन चीजें हो गई। अब इन तीन चीजों में ये दोनों कौन सी क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया है। और ये क्या हो गई, ये क्रिया है। भाई डरना जो होता है, जैसे इसमें अगर हम देखेंगे क्रिया क्या होती है कि मूल धातु में क्रिया, किसी कोई भी क्रिया मूल धातु से बनती है। तो इसे हम मूल धातु भी कह सकते हैं, हम इसे क्रिया भी कह सकते हैं। चलना, चलना, चलाना, उसी तरीके से चलवाना, ठीक। तो ये दोनों क्या हो गया, प्रेरणार्थक क्रिया। तो एक तो नियम पहला वाला ये हुआ कि चलना और चलाना के बीच में भी प्रेरणार्थक क्रिया लगेगा, और एक क्या हुआ, चलाना और चलवाना के बीच में भी लगेगा। कोई कंफ्यूजन है इसमें, कोई कंफ्यूजन हो बताओ। प्रेरणार्थक क्रिया वो क्रिया होती है जो खुद न करके किसी दूसरे से कराया जाता हो। खुद न करके, भाई कर्ता खुद नहीं करता, किसी और से कराता है। अब वो कराने के लिए हमने बताया कि आपको डरा भी सकता है, आपको दंड भी दे सकता है, आपको पुरस्कार भी दे सकता है, और आपको प्रोत्साहित करने के लिए भी कर सकता है, जिससे कि आप उस क्रिया को करें। अगला नियम उदाहरण में सुनिए, ठीक है। अगला नियम लिखिए, जब एक ही संज्ञा, जब एक ही संज्ञा दो बार प्रयुक्त हो, दो बार प्रयुक्त हो, तो संज्ञाओं के बीच योजक का चिन्ह लगाया जाता है।
प्राची संज्ञा की परिभाषा बताओ। संज्ञा क्या होती है? एक लाइन में एकदम स्पष्ट परिभाषा बताओ। किसी नाम, स्थान या किसी वस्तु के नाम को संज्ञा है। ठीक है राधिका, सही है? करेक्ट नहीं है, बैठो तुम करेक्ट करो। बताओ, बोलो, खड़े हो बताओ भाई। किसी वस्तु, स्थान, जाति आदि का बोध कराया आप में उनमें क्या अंतर है? जैसे तुमने कहा कि उनका करेक्ट नहीं है, तुमने ये बताया, तो तुम्हारे उनके कहने में क्या अंतर, कोई अंतर आ रहा है? नहीं है ना? ठीक है, बैठ जाओ। देखो मैं इसलिए तुम लोग से बुलवाता हूँ ना, ताकि आपको बोलने का फ्लो हो जाए और याद हो जाए। किसी व्यक्ति, वस्तु एवं स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक, बस इतना ही बोलना है केवल। बाकी उसमें बोध कराना, ज्ञान करना, ये करना, बहुत सरल और आसान परिभाषा है। और इसी से जुड़ी हुई परिभाषा सर्वनाम की है कि जो संज्ञा के बदले में आए उसे हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण अगर हम बता दें, आप लोग का नाम है राधिका, नेहा, जो भी है, अगर हम राधिका और नेहा नाम से बुलाते हैं तो क्या हुआ? संज्ञा हो गया। अगर हम आपको तुम और आप कह के बुलाते हैं तो सर्वनाम हो गया। बहुत सिंपल चीज़ है ये। और ये भूलना नहीं, ये पूछता है आपको, कभी भी आएगा 1 नंबर 2 नंबर में भी आता है। 2 नंबर में आएगा तो पूरा डिफिनेशन पूछेगा, उदाहरण को कह देगा कि उदाहरण सही समझाओ। इनके प्रकार भी हैं। कितने प्रकार हैं स्वाति? संज्ञा के कितने प्रकार हैं? वैसे 5 होते हैं, लेकिन 5 होते हैं तो 3 क्यों होंगे? तुम उल्टा बता रही हो। हिंदी में 5 है। ठीक, हिंदी में 5 है। और सर्वनाम कितने हैं? 6 सर्वनाम की। ठीक है, सर्वनाम कितने प्रकार का होता है? 6। सर्वनाम कितने होते हैं? कितना बताया हो? 11 बताया हो ना, इसको आप याद रखना। देखिए, जैसे कभी कभी पूछता है कि सर्वनाम या संज्ञा की परिभाषा लिखिए, संज्ञा की उदाहरण सहित परिभाषा लिखिए और इसके प्रकार लिखिए। अगर इतना आपसे लिखवाएगा तो 2 नंबर में आएगा। 1 नंबर में क्या करेगा? पूछ देगा कि संज्ञा क्या होती है या संज्ञा क्या है। तो आप बस संज्ञा, बस जो हमने बताया करके 2-4 नाम लिख दीजिए, नदी, ये वो जो भी है, तो ये आपकी संज्ञा होगी। अगर प्रकार पूछता है तो 5 प्रकार। और कन्फ्यूजन होता है कभी कभी संज्ञा और सर्वनाम के प्रकार में, ये 5 है कि वो 5 है, होता है। कन्फ्यूजन नहीं होता है। अब अगर नहीं हो रहा होगा तो अब होगा आपको। जैसे कभी कभी पूछता है कि सर्वनाम कितने प्रकार का होता है, तो आप सोचेंगे कि सर एक तो 5 बताए थे, एक 6 बताए थे ना भाई। 5 ही 6 में कन्फ्यूजन होता है। तो सही क्या है पता नहीं, कौन सा पहला वाला 5 है, पहला वाला 6 है। कुछ नहीं आपको करना, दिमाग में हमने बताया था, बहुत आसान चीज़ें हैं। संज्ञा और सर्वनाम, ठीक, ये 5 और ये 6, कुछ नहीं करना है। संज्ञा छोटा है इससे, इसका मतलब ये छोटा रहेगा। ये बड़ा है, इसका मतलब क्या रहेगा? ये बड़ा। ये कब के लिए? जब कभी कभी दिमाग में आता है, बहुत कंफ्यूज करता है। कभी कभी हम लोग कुछ चीज़ों को इतना आसान समझ लेते हैं कि लगता है कि ये आएगा तो गलत नहीं हो, फिर हम लोग क्या करते हैं? उस पर ध्यान नहीं देते हैं, फिर उसमें हम लोग करते हैं ये बहुत आसान। लेकिन जब वो आ जाता है तब ये लगता है कि ये 5 था कि वो 5 था, ये वो करने में 5-6 करने में गलत हो जाता है। तो आपको कहीं अगर इस तरह कन्फ्यूजन हो तो तुरंत संज्ञा और सर्वनाम को आप देखिए, ये 2 वर्ड का है, 2 अक्षर का है, तो इससे छोटा है या कम है तो ये कम वाला हो गया, ये ज़्यादा वाला है तो ये ज़्यादा हो गया। ठीक, लिखिए आगे इसमें। जैसे गली गली, गली गली, नगर नगर, द्वार द्वार, कोना कोना, चप्पा चप्पा,
कड़ कड़, बूंद बूंद, बात बात, बात बात, बच्चा बच्चा इत्यादि। अच्छा, ये हम आपको लिखा है अभी, चप्पा चप्पा और एक कोना कोना ना। ये क्या होता भाई? दोनों में कुछ अंतर है? जैसे अगर अब ये कहा जाता है ना कि घर की सफाई, कोना को घर की सफाई कोना कोना कर डालें, ठीक, ये तो ठीक है, इसका मतलब इस कोने से उस कोने तो पूरी सफाई हो गई। तो ये चप्पा चप्पा क्या होता है? सब गलियों में जो है? सड़कों गलियों में। नहीं, किसी भी जगह होगा। जैसे देखिए, दो चीज़ें हैं। जैसे अगर हम लोग ये कहें कि मान लीजिए सफाई की बात करते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि सफाई हो तो आप बताएंगे हाँ पूरा कोना कोना सब, मतलब कि पूर्ण रूप से सफाई हो गई। अब अगर चप्पा चप्पा की बात आती है, ये तो पूरे की बात हो गई, मतलब कि पूरी। जैसे जब आप देखे होंगे, जब ये जांच करने वाली टीम आती है, सीबीआई वाले आते हैं या जो पैसा वैसा निकालने वाले आते हैं, तो आप उनको देखे होंगे, चल रहा है कि वो हम लोग जब पैसा से चुरा के रखते हैं यार, तो उनको ये पूरा एकदम आपकी दीवार, अलमारी, जमीन, लेटरिन, बाथरूम, अगर उनको जब शक होता है तो सब खोद डालते हैं। क्या करते हैं? सब खोद डालते हैं। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे? चप्पा चप्पा। ठीक, कोना कोना में तो ठीक है, पूरा आ गया, लेकिन जो चप्पा चप्पा हम लोग बात करेंगे वो कोना कोना से भी और माइक्रो में बात कर रहा है, मतलब और छोटे की बात कर रहा है, मतलब कि कहीं कुछ भी नहीं बचा है। ठीक, तो अगर हम लोग जैसे ये कम की बात कर रहा है, छोटे की बात कर रहा है, तो इसका मतलब ये इससे भी छोटा की बात कर रहा है। जैसे हम लोग कहते हैं ना, कम, छोटा, तुच्छ कहा जाता है ना। तो अब इन दोनों अगर हम बात करें तो कम, छोटा और तुच्छ, जैसे लिखेंगे अगर हम कम, छोटा, तुच्छ, देखिए तीनों का मतलब एक ही है, लेकिन अगर हम इन तीनों में अगर अंतर ले आएंगे तो सबसे छोटा ये आएगा। ठीक, अब अगर हम तुलना करेंगे तो इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? इसका किसी सामान में कह लीजिए, सामान में हम लोग इसका तुलना करते हैं कि सामान कम है या ज़्यादा है। कोई वस्तु है या व्यक्ति है, उसको हम लोग देखते हैं कि छोटा है कि बड़ा है, और किसी की करेक्टर और नेचर पे, उसके आदत व्यवहार पे हम लोग जाते हैं तो इस पे देते हैं कि व्यक्ति अच्छा है कि तुच्छ है। तो चीज़ें एक ही है, अपने अपने सेंस में, अपने अपने जगह पे तीनों छोटे की बात कर रहे हैं, लेकिन जब बात आती है इन तीनों में, अगर हम आपको लिख दें और आपसे कह दें कि सबसे छोटे पे निशान लगाइए, सबसे छोटे पे निशान लगाइए, तो आप अगर देखेंगे तो ये आपको सबसे बिल्कुल एकदम माइक्रो लग रहा है, एकदम छोटा लग रहा है। तो जो कोना कोना हम लोग बात करते हैं, जब उससे छोटे की बात करते हैं तो उसी को हम लोग कहते हैं चप्पा चप्पा। अगला नियम देखिए, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक विशेषण के जब दो पद एक साथ प्रयुक्त हो, तब दोनों के बीच योजक का चिन्ह लगाया जाता है।
जैसे 2 4 कामा 1 2 4 4 10 12 12 20 15 25 पहला दूसरा चौथा पांचवा इत्यादि। इसका मतलब समझ आया कि जहां पर जो संख्यावाचक विशेषण होता है, हम लोग कभी कभी बड़ा व्यवहारिक बात करते हैं, जैसे कभी कहा जाता है ना 2 4 हाँ 10 12, जैसे जोड़ा में हम लोग जब कोई चीज बोलते हैं व्यवहारिक में तो 10 15 20 25 ऐसे बोला जाता है ना, तो इन दोनों के बीच में भी क्या करते हैं योजक का चिन्ह लगता है। मतलब कि जहां पर 2 संख्यावाचक विशेषण आते हों उन दोनों के बीच में योजक का चिन्ह लगाया जाता है। एक बात और लिख लीजिए इसमें, अनिश्चित, अगला लिखिए अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में जब सा से आदि लिख लीजिए, फिर अपनी समझ में आ जाएगा क्या आदि जोड़े जाए तब दोनों के बीच योजक का चिन्ह लगाया जाता है। जैसे कम से कम, कम से कम, अधिक से अधिक, बहुत सा रुपया, थोड़ा सा काम, थोड़ा सा काम इत्यादि। अब इसको लगाने से क्या लग रहा है आपको? जैसे सा और से लगाने से क्या लग रहा है? मतलब कि अनिश्चित की बात कर रहा है, कह रहा कम से कम। जैसे अब अभी अगर हम ये कह दें कि कम बोलो, हम ये लिख दें आपको कि कम बोलो, तो इसका मतलब ये क्लियर बात कर रहा है कि कम बोलने को कहा जा रहा है। और अगर हम ये कह दें कम से कम बोलो, आप सोचेंगे कि इसमें थोड़ा सा क्या लग रहा है, जो क्लियरिटी इसमें आ रही है कम बोलने की वो इसमें नहीं आ रही। अधिक से अधिक, अधिक से अधिक, अब ये क्या कर रहा है कि इसका मतलब जो सबसे अधिक है, भाई अधिक का मतलब ज़्यादा और अधिक से अधिक का मतलब क्या हो गया, जो बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा का मतलब क्या होता है, पता नहीं कितना ज़्यादा। भाई जैसे अगर हम एक शब्द बोल दें
कि अधिक, तो सबके दिमाग में आएगा कि जितनी आपकी कार्य क्षमता है। हम जैसे अभी कहते हैं सब लोग अधिक पढ़ा करो, तो अधिक पढ़ने का मतलब ये है कि आपकी जितनी कार्य क्षमता है आप पूरे आखिरी तक वहाँ तक पढ़ेंगे। लेकिन अगर हम अधिक से अधिक कहते हैं तो फिर क्या हो जाएगा, फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। आप कोई 2 घंटा पढ़ता है, कोई 4 घंटा पढ़ता है, कोई 8 घंटा पढ़ता है, तो आपके हिसाब से ये अधिक हो गया। लेकिन हो सकता है जो कह रहा हो वो 15 घंटा पढ़ता हो, तो उसके हिसाब से तो अधिक हुआ नहीं ना। तो कुल मिला के जब सा और से लगा दिया जाता है तो इन संख्यावाचक विशेषण में अनिश्चितता आ जाती है, मतलब कि क्लियरिटी नहीं रहती है, अनिश्चित हो जाता है कि कम से कम में कितना कम होना चाहिए और अधिक से अधिक में कितना होना चाहिए। तो ये क्या करता है, सा और से लगाने से जो विशेषण संख्यावाचक विशेषण होता है वह अनिश्चित हो जाता है। अब जैसे अभी एक उदाहरण मैंने आपको लिखवाया है कि रुपया वाला क्या लिखा है, थोड़ा सा रुपया कि अधिक, क्या लिखवाया है? नहीं, रुपया में क्या लिखवाया है? बहुत सा रुपया। ठीक, अब बहुत सा रुपया से कितना अनुमान आप लगाएंगे? बहुत सा रुपया में कोई अनुमान आप नहीं लगा पा रहे हैं। ठीक, सबके अपने अपने हिसाब से। अब जैसे जिसके पास इस समय जेब में 500 होगा और किसी जेब में 100 रुपया होगा, तो 100 रुपया वाला सोचेगा कि मेरे पास 500 हो जाता तो अधिक से अधिक हो गया, लेकिन 500 वाला सोचेगा कि मेरे पास 1000 हो जाता तो अधिक से अधिक होता। तो कुल मिलाकर के ये अधिकता की बात तो कर रहा है लेकिन निश्चित की बात नहीं कर रहा है। तो संख्यावाचक विशेषण में जब सा और से लगा दिया जाता है तो इसके बीच में भी योजक का चिन्ह लगाया जाता है। एक और लिखिए, गुणवाचक विशेषण में, गुणवाचक विशेषण में सा जोड़कर योजक का चिन्ह लगाया जाता है। जैसे बड़ा सा पेड़, बड़ा सा पेड़, बड़े से बड़ा आदमी, इत्यादि। अगले हेडिंग डालिए, योजक का चिन्ह कहाँ प्रयोग नहीं करना चाहिए। योजक का चिन्ह कहाँ प्रयोग नहीं करना चाहिए। लिखिए, हिंदी लेखन में योजक के चिन्ह के लिए काफी उदारता दिखाई जाती है। अब हम योजक को धीरे धीरे हटाते जा रहे हैं।
आज कुछ शब्द ऐसे प्रयोग किए जाते हैं जिनमें पहले तो योजक का चिन्ह लगाया जाता था, लेकिन अब समाप्त कर दिया गया है। सर जी, पहले तो योजक का चिन्ह लगाया जाता था, लेकिन अब समाप्त कर दिया गया है। विशेष रूप से पत्र पत्रिकाओं में ये अधिक देखने को मिलता है। पत्र पत्रिकाओं में ये अधिक देखने को मिलता है। जैसे लोकमत, अरे यार क्या, लोकमत, कामा योगदान, कामा चित्रकला, मध्य वर्ग, उच्च वर्ग, कामकाज, आसपास, आत्मविश्वास, रक्तदान, परीक्षा फल, राष्ट्रभाषा इत्यादि। ठीक, ये मतलब कह रहा है कि अब धीरे धीरे जो योजक का चिन्ह है वो समाप्त हो जा रहा है। खासकर कि पत्र पत्रिकाओं में जब हम लोग पढ़ते हैं, जैसे अभी हमने आपको एक इसमें लिखा कि कामकाज, कामकाज, ठीक है, इसके बीच में हम योजक का चिन्ह लगा सकते हैं। जितना नियम हम लोगों ने पढ़ा अभी, कामकाज, जैसे अभी इसको हम किस में लगाएंगे, सार्थक और निरर्थक शब्द में। अब जैसे काम तो ठीक है, काज क्या होता है, काज का मतलब भी काम ही होता है। एक तो ये दोनों विशेषण हो गए, उस हिसाब से भी लगा सकते हैं, और एक सार्थक और निरर्थक शब्द के हिसाब से भी लगा सकते हैं। लेकिन जब हम लोग पेपर पढ़ते हैं, अखबार पढ़ते हैं, तो उसमें आप देखे होंगे काम काज एक ही लिखा जाता है। उसी तरीके से रक्तदान, रक्तदान, इसको भी हम अलग कर सकते हैं। लेकिन क्या करते हैं, जब हम लोग पेपर, अखबार, न्यूज़पेपर, पत्रिका कोई पढ़ते हैं, या अक्सर हम भी लिखते हैं, तो क्या लिखते हैं, तो डायरेक्ट रक्तदान लिख दिया जाता है। उसी तरीके से राष्ट्रभाषा, इसके बीच में तो कुल मिला के ये कहना चाह रहा है कि अब धीरे धीरे स्वतंत्रता के पहले ऐसे शब्दों में योजक का चिन्ह लगाया जाता था, लेकिन अब हिंदी लेखन में धीरे धीरे लोग क्या कर रहे हैं कि चीज़ों को, चिन्ह को हटा रहे हैं। कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग होने लगा है जिनमें योजक का चिन्ह तो लगाना चाहिए, लेकिन वो योजक का चिन्ह लगाया नहीं जा रहा है। खासकर ऐसे शब्द कहाँ मिलते हैं आपको, पत्र पत्रिकाओं में, और जो समाचार पत्र आते हैं इसमें आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। अगला रहेगा प्रश्नवाचक चिन्ह।
ये तो आसान है, तो मुझे लगता है सबको समझ में आ जाएगा ना। लिखिए थोड़ा सा इसमें। प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग निम्नलिखित अवस्थाओं में किया जाता है, निम्नलिखित अवस्थाओं में किया जाता है। जहां प्रश्न किए जाने और पूछे जाने का बोध हो, जहां प्रश्न किए जाने और पूछे जाने का बोध हो। जैसे क्या आप वाराणसी से आ रहे हैं? दूसरा, ऐसे नियम कई आ जाएंगे ना भाई, प्रश्नवाचक लगाना, क्या आप आ रहे हैं, क्या आप खा रहे हैं, क्या आप ना। तो जहां पर भी इस तरीके का बोध हो, समझ हो, चाहे प्रश्न पूछा जाए, चाहे हमें लगे कि प्रश्न पूछा जा रहा है, तो हम लोग प्रश्न चिन्ह लगा सकते हैं। दूसरा नियम, जहां स्थिति निश्चित ना हो, स्थिति निश्चित ना हो, जैसे बताओ, इसका एक उदाहरण दो वर्तिका, का उदाहरण बताओ। किसने कहा? है किसने कहा? नहीं, ये तो निश्चित हो गया ना। क्या किसने कहा? क्या, तो कोई सेंटेंस नहीं बन रहा है। आप जिसे कोई निश्चित ना हो, ठीक है, ठीक है, वो तुम्हारा सही है। हैं? ये निश्चित नहीं ना, आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते। स्थिति निश्चित। तो ये प्रश्नवाचक नहीं हुआ बेटा ना, ये तो दूसरी बात आ गई। सर मतलब स्थिति तो निश्चित नहीं है ना, आ भी सकते हैं, नहीं भी तो और आगे तो शायद आप प्रयागराज के रहने वाले हैं, जैसे समझिए आप जब किसी से मिलते हैं, ठीक, जब निश्चित नहीं होता है कि कहीं से मिला हूँ, कहीं को जानता हूँ, तो हम लोग एक शब्द लगाते हैं शायद, कि शायद आप इलाहाबाद के रहने वाले हैं, शायद आप बनारस के रहने वाले हैं, कहते हैं ना। तो जब शायद हम लोग लगाते हैं तो वहाँ पर ये अभी क्या है, हमारे मन में जो चल रहा है वो निश्चित नहीं है, तो उसको क्लियर करने के लिए हम शायद लगाते हैं। तब उधर से जवाब जब मिलता है, भाई प्रश्न ही तो पूछ रहे हैं ना। अगर हम आपसे प्रश्न पूछें कि जैसे अगर 10 साल के बाद आप लोग हमको कभी मिलो, अगर हम ना पहचान पाए या आप हमको ना पहचान पाओ, तो हम ये पूछ सकते हैं ना कि शायद तुम केवलापति में पढ़ी हो, या आप हमसे पूछ सकते हैं सर शायद आप केवलापति में पढ़ाते थे। ये प्रश्न ही पूछना हुआ ना, ठीक। जब हम बीच में क्या लगाते हैं, शायद लगाते हैं, तो उसी कहते हैं कि स्थिति का क्लियर नहीं, शायद हम लगा दिए तो प्रश्न ही हम पूछ रहे हैं। अब उधर से जो जवाब से मतलब नहीं है, यहाँ पे जवाब से मतलब नहीं है, यहाँ पर आपको बस प्रश्न पूछने का बोध होना चाहिए। बोध मतलब समझ, या तो प्रश्न पूछा जाए या तो प्रश्न पूछने का बोध हो आपको। शब्द ऐसे लगे जैसे
तो इस तरीके में हम लोग क्या करते हैं, जहाँ पर स्थिति निश्चित ना हो वहाँ पर भी हम लोग क्या करते हैं, प्रश्नवाचक का चिन्ह लगाते हैं। जैसे शायद, नहीं शायद पढ़ने में ऐसे लिखिए, आप शायद इलाहाबाद के रहने वाले हैं। हैं? प्रयागराज हो गया था, प्रयागराज ही लिख लो। पुराना नाम जल्दी भूलता नहीं है। हैं? शायद में हाँ, ये सवाल ये भी हो जाएगा कि प्रयागराज का नाम शायद इलाहाबाद था, तो आप बताएंगे हाँ हाँ सर था। ठीक, तो देखो कभी कभी होता है कुछ ऐसी चीज़ें जो गांव में आप देखेंगे, जो बुजुर्ग जिनका नाम बड़ा फेमस होता है, तो उनका नाम मिटाने के लिए कई पीढ़ी लग जाती है। तो उनके जो बाद वाले होते हैं, उनके नाती पोता बेटे बेटियां जो भी, सब उन्हीं के नाम से जाने जाते हैं। चाहे वो मतलब वो मर गए हैं, लेकिन उन्हीं के नाम से जाना जाएगा कि नहीं ये उनके मतलब खानदान के हैं, उनके ये हैं। अभी भी कुछ जगह पे जो बड़े फेमस है, उन्हीं के नाम से कितने लोगों की शादी हो जाती है। शादी मतलब जैसे जब हम लोग शादी विवाह देखने जाते हैं तो हम लोग खानदान देखते हैं ना। हम लोग क्या करते हैं, खानदान देखते हैं कि किस खानदान की लड़की है या किस खानदान का लड़का है। तो अब समझिए कि 2 पीढ़ी के पहले किसी का नाम रहा होगा, हो सकता होगा कुछ, चाहे अधिकारी हो चाहे सामाजिक व्यक्ति था। तो अभी की पीढ़ी खराब हो गई है, बाई नेचर, बाई कैरेक्टर, बाई आज सबसे खराब है। तो अपनी बात नहीं बताएंगे कि मैं किसका लड़का हूँ, किसका क्या हूँ, बताएंगे भैया मैं उनका जो है नाती हूँ या वो, तब सामने वाले लगेगा अच्छा उनका खानदान तो बड़ा अच्छा है। अभी भी आप लोग जब जाते हैं तो उन्हीं के नाम से सारा कितने लोग की शादी हो जाती है। बाद में पता लगता है कि शादी करने वाला यार तो फंस गए, तो उनके चक्कर फंस गए, तो सब बेकार है, नालायक है। तो नया पुराना नाम जो इलाहाबाद नाम है, अभी कागज पे तो भले प्रयागराज है, लेकिन मुझे लगता है कि 70 से 80% लोग मुंह से, तो हम भी तो कह ही रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं तो अभी भी हम लोग, या हमें लगता है तुम सब लोग, प्रयागराज तो जल्दी कोई नहीं कहता होगा, या कुछ लोग कहते भी होंगे। तो अभी भी हम लोग कहते हैं कि इलाहाबाद से आए हैं, इलाहाबाद जाना है, या सभी लोग कहते हैं। तो अभी इसको जब तक हम लोग को भूलना चाहेंगे कि नहीं इलाहाबाद भूल के प्रयागराज पकड़ना है, तब तक कोई सरकार और आएगी कहेगी नहीं प्रयागराज हटाओ, इलाहाबाद ही सही है। फिर हम लोग उसी रूट पे चलते रहेंगे। हो गया। उदाहरण से एक उदाहरण और लीजिए इसमें, उदाहरण में नियम, जहां व्यंग की उक्ति हो, जहां ऐसे भी लिख सकते हैं व्यंग्योक्ति, जहां व्यंग की उक्ति हो या व्यंग्योक्ति में प्रश्नवाचक का चिन्ह लगाया जाता है। जैसे जैसे भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार इस युग का सबसे बड़ा शिष्टाचार है के बाद पूर्ण विराम मत लगाना। भ्रष्टाचार इस युग का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है, सॉरी शिष्टाचार है। हो गया। अब उसके आगे लिखिए काम लगा के, है न, है न। इसमें कुछ व्यंग लग रहा है? बताओ बताओ भाई, व्यंग लग रहा है इसमें?
व्यंग का मतलब पहले मालूम है? क्या नाम बेटा तुम्हारा? आगे बैठी हो। सुमन। हैं? सुमन। सुमन। व्यंग का मतलब जानती हो क्या होता है? सर जैसे किसी बात को सुनकर मतलब हंसी आए। तो जोक शुरू हो जाएगा वो, तो फिर वो तो हंसी आए। कौन बताएगा व्यंग क्या होता है? सही शब्दों में बताओ, व्यंग क्या होता है? किसी का उपहास, मजाक उड़ाना, ठीक है। जैसे अभी एक तो ये हो गया। अब भ्रष्टाचार क्या है? एक अपराध है, समाज में हानि पहुंचाता है, हम उसको क्या करें? शिष्टाचार है। आप अगर कुर्सी बैठी हो, मतलब टेबल पे, हम आए कोई काम कराने के लिए, तो आपको हम जब लिफाफा आ रही तो आप कहेंगे नहीं नहीं सर ठीक, अरे हम कहें भाई लो ये आपका शिष्टाचार है। तो आप क्या लगेगा? आपको मैं बातों से मार रहा हूँ, आपको मैं क्या कर रहा हूँ? बातों से मार रहा हूँ। कोई लड़का या लड़की हो 2 साल से फेल हो रही हो, अगर उसे हम कह दे रहे तुम तो बहुत तेज पढ़ने में हो, तुम्हारा डीएम बनना लगभग तय है। तो ये क्या है? ये व्यंग्य है कि नहीं है? अब वो बेचारा 2 साल से फेल हो रहा है, और अगर आप उसके सामने ये बोले कि तुम बहुत तेज हो, तुम्हारा डीएम बनना तय है, जो भी आप कहना चाहें, तो ये व्यंग्य हुआ ना। और कोई काला लड़का हो, लड़की हो, या चाहे बदसूरत हो, जो भी आप कह दें, अगर उसको आप कहते हैं कि आपसे जितना स्मार्ट तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं है, तो उसको लगेगा साला ये कौन सी बात आ गई। तो ये क्या है? ये व्यंग्य है। इतना कह के उसी से पूछो, है ना? मतलब अगर हम ये कहते हैं कि आपसे सुंदर इस दुनिया में, इस पृथ्वी पे कोई नहीं है, और ये भी कहते हैं कि है ना, आप ऐसे पूछ लें, तो ये व्यंग्य हुआ कि नहीं हुआ? इसके आगे क्या होगा? प्रश्न। तो ये जो लास्ट में हमने लिखा है यहाँ पे, लास्ट में आप प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दीजिए। हो गया? समझ में आ गया ना? व्यंग्य क्या होता है? किसी का उपहास उड़ाना, किसी का मजाक उड़ाना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? चाहे व्यंग्यात्मक कह लीजिए, व्यंग्य कह लीजिए, व्यंग्योक्ति कह लीजिए, ठीक। व्यंग्योक्ति मतलब जैसे हम व्यंग्य और उक्ति अलग लिखते हैं, उसी को जब कंबाइन में हमको लिखना होता है तो व्यंग्योक्ति लिख दिया जाता है। चीज एक ही है। एक उदाहरण और लिखिए इसमें। ठीक है, छोड़िए। तो प्रश्नवाचक हम लोग 3 जगह कहाँ लगाते हैं? जहाँ कोई प्रश्न पूछा जाए या पूछने का बोध हो, जहाँ पर स्थिति स्पष्ट ना हो, और जहाँ पर व्यंग्य की उक्ति हो। 3 जगह पर हम लोग क्या करते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। अगला रहेगा, इसी को क्या होगा?